तो हम लोग ब्रेक से पहले 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब 26 अगले नेक्स्ट सवाल से सॉल्यूशन होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस वायरिंग में 3 लैंपों को संचालित करने के लिए केवल 3 टू वे स्विच की जरूरत होती है? तो देखिए वायरिंग किस प्रकार का होगा जिसमें 3 लैंप को अगर हमें जलाना है, ग्लो कराना है, लेकिन उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 टू वे स्विच का ही उपयोग करेंगे और उसी से वो ग्लो होगा। तो ये होता है टनल वायरिंग में। टनल वायरिंग में क्या होता है कि एक टाइम में 2 बल्ब ग्लो होते हैं और उसमें 3 अगर बल्ब को जलाना होगा तो हमें सिर्फ 3 टू वे स्विच की ही जरूरत होती है। लेकिन गोडाउन वायरिंग में क्या होता है कि 3 लैंप को जलाने के लिए 3 टू वे स्विच के साथ साथ एक 1 वे स्विच का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं है? तो ये होती है लेड एसिड। ठीक है, इस प्रकार की जो बैटरी होती है यानी लेड एसिड की वो मेंटेनेंस जो होती है वो यानी अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं होती है। ठीक है, अगला सवाल है, पेट्रोलियम उत्पादन फैक्ट्री के लिए किस प्रकार का वायरिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम जहां उत्पादन होती है उस फैक्ट्री में किस प्रकार का वायरिंग सिस्टम यूज होता है? तो उसमें होती है जो वायरिंग के लिए होता है, वायरिंग इंस्टॉलेशन उस विधि की होती है जहाँ पे मेटल कंड्यूट टाइप का होता है, यानी मेटल की कंड्यूट होती है। अक्सर घरों पे क्या होता है, पीवीसी कंड्यूट वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं घरों पे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कंड्यूट जो होती है उसकी प्रकृति चेंज होती है, वो होती है मेटल की। ठीक है, अगला सवाल है, पूर्ण वायरिंग करने योग्य फ्यूज की तुलना में एचआरसी फ्यूज में क्या होता है? तो सॉरी, पुनः वायरिंग है। पुनः वायरिंग करने योग्य फ्यूज की तुलना में एचआरसी फ्यूज में क्या होता है? तो पुनः वायरिंग, अगर इनकेस आपका फ्यूज का जो एलिमेंट है वो मेल्ट हो गया, ठीक है, फ्यूज का जो एलिमेंट है उसको आपने क्या कर सकते हैं, फिर से जो एलिमेंट है उसको डाल के फिर से उसको यूज में ला सकते हैं। तो कह रहे हैं कि उसके कंपैरिजन में एचआरसी जो फ्यूज होती है उसमें क्या होता है? तो एचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, यानी इसमें करंट वहन करने की जो क्षमता होती है फ्यूज के कंपेयर में अधिक होता है। ठीक है, यानी इसका जो कैपेसिटी होता है अधिक होता है, तो ये उच्च भंजन क्षमता होगा, ना कि निम्न भंजन क्षमता होगा। गौतम कुमार ने इसका गलत आंसर दे दिया है, कोई बात नहीं, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश एवं पंखे उप परिपथ में प्रयुक्त एल्यूमिनियम के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। प्रकाश यानी फैन और लाइटिंग के लिए जो सब सर्किट बनाते हैं तो उसमें जो वायरिंग किया जाता है, तो केबल का जो एस्टिमेशन किया जाता है या तो हम एल्यूमिनियम का लेंगे या तो कॉपर का लेंगे। तो यहाँ बात हो रही है एल्यूमिनियम कंडक्टर, तो उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी यानी मोटाई होगी वो 1.5 mm स्क्वायर होगी। ठीक है, याद रखना है। उसके अगर उसके जगह पे अगर तांबे का पूछा जाए कि लाइटनिंग और फैन के लिए, तो उसका हो जाएगा 1 mm स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल है, प्रकाश एवं पंखे उप परिपथ में प्रयोग तांबे के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। तो लाइटनिंग और फैन के सब सर्किट में जो यूज करेंगे कंडक्टर यानी वायर, अगर वो कॉपर की है तो कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा 1 mm स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। एल्यूमिनियम का होगा 1.5 mm। अगला सवाल है, पूर्ण रूप से चार्ज लेड एसिड सेल का सामान्यतः वोल्टेज कितना होता है? तो फुल चार्ज में लेड एसिड सेल जो होगा उसका वोल्टेज यानी ईएमएफ होता है 2.2 वोल्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रत्येक सब सर्किट पर लोड अधिकतम हो सकती है, यानी मेन सर्किट के बाद सब सर्किट बनाए जाते हैं, तो सब सर्किट पर जो फैन और लाइटनिंग की होती है मैक्सिमम लोड जो होता है वो 800 वाट तक ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर पावर सर्किट की बात करेंगे तो 3000 वाट होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों आपको याद रखना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फर्श की सतह से ऊपर लाइट की फिटिंग कम से कम कितने मीटर की ऊंचाई पर करना चाहिए? तो फर्श यानी जमीन से, ठीक है, जमीन जो है यहाँ से जहाँ पे लाइटिंग की स्थिति है, जहाँ पे उसका पोजीशन है, सिचुएशन है, वहाँ पे लाइटिंग और फर्श जो है उसकी दूरी यानी ऊंचाई जो होगी वो 2.25 मीटर की होनी चाहिए।
ठीक है, इससे कम नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है, बैटरी के ताप में वृद्धि से अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? तो बैटरी का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अपघट्य का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो घटता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बैटरी में द्रव जो जल और सल्फ्यूरिक अम्ल का एक मिश्रण है क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक एसिड और जल का, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में इन दोनों का जो मिश्रण उसको क्या कहते हैं? तो ये होती है विद्युत अपघटन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि देखो, लेड एसिड सेल में सल्फ्यूरिक एसिड और जल को दोनों का कंबाइन मिलाया जाता है, तो इसका एक परसेंटेज होता है। ठीक है, एक अनुपात होता है, इस रेशियो में मिलाया जाता है। ऐसे ही नहीं कि दोनों ऐसे ही विदाउट रेशियो का डाल दिया। तो इसमें जो रेशियो होता है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और जल का, वो होता है 35 और 65%। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अनुपात इस परसेंटेज में आपको याद रखना है। अगला सवाल है, लेड एसिड बैटरी के ऋणात्मक प्लेट का रंग क्या होता है या कैसा होता है? तो जो नेगेटिव प्लेट होती है वो ग्रे कलर की होती है और जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो भूरा कलर का होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। सही जवाब दिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल है, लेड एसिड बैटरी के ऋणात्मक प्लेट में प्रयुक्त द्रव है। तो लेड एसिड बैटरी का जो नेगेटिव प्लेट होता है वो शुद्ध लेड का होता है। जो जो द्रव उसमें डाला जाता है, यानी उसको रेड लेड भी कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में शुद्ध होता है, लेकिन जब चार्जिंग करने के बाद, ठीक है, आवेशित करने के बाद जो ऋणात्मक प्लेट हो जाता है वो हो जाता है स्पंजी लेड, और जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो हो जाता है लेड परऑक्साइड होता है, PbO2। ठीक है, नेगेटिव प्लेट जो होता है पीबी यानी स्पंजी लेड हो जाता है। ये दोनों आपको याद रखना है। वापस जब उसको हम डिस्चार्ज करेंगे तो दोनों क्या हो जाता है, लेड सल्फेट हो जाता है, लेकिन चार्जिंग के बाद अलग अलग। ठीक है, अगला सवाल है, लेड एसिड बैटरी के ऋणात्मक प्लेट में होता है। लेड एसिड सेल का कहा जा रहा है कि जो नेगेटिव प्लेट होता है वो होता है स्पंजी लेड यानी पीबी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। लेड एसिड बैटरी के धनात्मक प्लेट का रंग क्या होता है? लेड एसिड बैटरी का जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो ब्राउन कलर का होता है, भूरा। ठीक है, सही जवाब है। अगला सवाल है, लेड एसिड बैटरी को चार्ज करते समय कौन सी एक नुकसानदायक गैस निकलती है? तो जैसे जैसे लेड एसिड सेल को चार्ज करते हैं तो देखना उसमें वेंट प्लग भी लगी होती है, चूड़ीदार छोटे छोटे कैप लगे होते हैं, उसको निकाला जाता है, खोल दिया जाता है चार्जिंग की अवस्था में, क्योंकि उसमें एक नुकसानदेह गैसें निकलती है। क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो वो जो गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, वेंट प्लग इसीलिए उस टाइम खोल दिया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लेड एसिड बैटरी में कौन सा विद्युत अपघटय इस्तेमाल किया जाता है? तो लेड एसिड सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। याद रखना है आपको। सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है। तो लेड एसिड सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो होता है आंसू जल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। इसको कितने प्रतिशत में डालना है, रेशियो भी अभी मैंने बताया। ठीक है, अगला सवाल है, लेड एसिड सेल का उपयोग होता है। लेड एसिड सेल का जो एप्लीकेशन है, यानी कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? गाड़ियों में करते हैं, कारों, ट्रकों इत्यादि में करते हैं, यानी ऑटोमोबाइल्स में करते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल है, लेड एसिड सेल में क्या दोष उत्पन्न होगा जब सेल को विसर्जन की हालत में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है? ठीक है, तो लेड एसिड सेल में जब अधिक समय तक उसको छोड़ देते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं, तो हार्ड सल्फेशन हो जाता है। ये पार्शियल शट नहीं होता है। बिल्कुल सही जवाब नहीं दिया, ये गलत आंसर है। अगला सवाल है, शक्ति उप परिपथ में प्रयुक्त एल्यूमिनियम के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होना चाहिए। तो शक्ति उप परिपथ में जो एल्यूमिनियम यूज करते हैं कंडक्टर, उसकी मोटाई यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए 2.5 mm²। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल है, शक्ति उप परिपथ में प्रयुक्त तांबे के चालक न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। पावर सर्किट है। अब क्योंकि इससे पहले याद दिलाना चाहूंगी, इससे पहले जो फैन और लाइटनिंग के लिए जो
के चालक यानी कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं तांबे या एल्यूमिनियम का, उसका अलग होता है। लेकिन अगर पावर सर्किट की बात कर ले तो यहाँ भी तांबे और कॉपर का जो लेंगे उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग होता है। तो यहाँ कॉपर की बात हो रही है तो कॉपर में होता है 1.5 mm², 2.0 mm² नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 mm²। अगला सवाल है, समांतर क्रम में जुड़े सेलों का क्या उद्देश्य है? तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों, किस लिए जोड़ा जाता है, क्या, किस लिए, हमें क्या आउटपुट मिलेगा? तो उसकी जो कैपेसिटी यानी ये ईएमएफ जो होता है, सॉरी करंट जो होता है उसको बढ़ाने के लिए, सीरीज कनेक्शन में करते हैं उसका आउटपुट ईएमएफ को बढ़ाने के लिए और पैरेलल में करते हैं उसके करंट को बढ़ाने के लिए, यानी उसकी जो कैपेसिटी होती है एम्पियर आवर, उस चीज को इंक्रीज करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेलों को जोड़ा जाता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर दिया है। अगला सवाल है, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है जब सेल से लंबे समय तक कार्य नहीं लिया जाता है? तो अगर कोई बैटरी काफी टाइम तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए अधिक समय तक उसको ऐसे ही पड़े नहीं रहना देना चाहिए, उसका उपयोग करते रहना चाहिए, हर वीक उसको चार्ज फिर डिस्चार्ज करते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि उसको चार्जिंग करने में काफी समय लगेगा, ठीक है। अगला सवाल है, स्विच बोर्ड कितने मीटर की ऊंचाई पर लगी होती है? तो स्विच जो बोर्ड होती है घरों पे अक्सर आप देखते हैं, जो वायर इंस्टॉलेशन में लगाया जाता है, क्या हर एक लोड को कंट्रोल करने के लिए लोड के साथ पॉइंट के साथ उसका जो बोर्ड होती है वो जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए और बीआईएस रेकमेंड करती है कि हमेशा बाईं ओर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रही 50 क्वेश्चन आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज 30 है, 30वें टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन क्लास। अब बताइए कि इसमें किसी को कोई परेशानी, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें डाउट हो तो पूछ सकता है। नो मैम। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट हम लोग फिर से नेक्स्ट सोल्यूशन क्लास में जुड़ेंगे और अलग अलग नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।